कल आपका टॉपिक पहुंचा था कहाँ पे? कल आपने किया था मानसा। हाँ ठीक है, तो एक बार आप फटाफट से रिवाइज करोगे तो क्या पता चलेगा। आप मध्यकाल में गढ़वाल पर राज करने वाले राजाओं के बारे में पढ़ रहे हो, और मध्यकाल में गढ़वाल पर जो राजा राज करते थे उनको परमार वंश के राजा कहते हैं, है ना। और ये जो परमार वंशीय राजा थे इनके बारे में आपको ये कहानी अभी तक पता चली है। परमार वंश का एक राजकुमार था, उसका नाम था कनकपाल। ये भाई साहब कहाँ के थे? गुजरात के। एक बार जब उत्तराखंड घूमने आए तो यहाँ के एक राजा ने, जिनका नाम भानु प्रताप था, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया और चांदपुरगढ़ की ज़मीन इनको दे दी। तो इन्होंने चांदपुरगढ़ में अपना खुद का वंश चलाया, और कनकपाल ने चमोली ज़िले के चांदपुरगढ़ में अपना खुद का जो वंश चलाया उसको क्या बोलते हैं? परमार वंश कहते हैं। और हम बेसिकली इसी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वंश में खूब सारे राजा आए। कनकपाल के बाद एक राजा आया था, उसका नाम था अजयपाल। और अजयपाल नाम के राजा ने गढ़वाल के जितने भी 52 गढ़ थे सारे गढ़ों को जीत लिया, और सारे गढ़ों को जीतने के बाद एक गढ़वाल राज्य बनाया। पहले गढ़वाल में छोटे छोटे 52 राज्य थे, या आप कह सकते हो 52 गढ़ थे। अब 52 गढ़ों से मिला करके एक गढ़ या एक बड़ा राज्य जिस आदमी ने बनाया उसका नाम अजयपाल था। फिर इस अजयपाल की बहुत पीढ़ी के बाद फिर एक राजा हुआ जिसको आप कल पढ़ रहे थे, बलभद्र शाह। और इसके टाइम पे आपने अभी तक क्या बातें करी है कि बलभद्र शाह जब शासक बना तो बलभद्र शाह ने अपने शासनकाल में दिल्ली के राजाओं के साथ अपने रिश्ते सुधारे, बढ़िया रखे, अच्छे रखे। लेकिन बलभद्र शाह के शासनकाल में गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के बीच लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। फिर बलभद्र शाह की जब मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद राजा बना था मानसा, और कल की क्लास में आप इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मानसा के बारे में आपको बातें पता चली है। परमार वंश का एक राजा हुआ, राजा का नाम मानसा था। मानसा परमार वंश का राजा बना कब? 1591 में, 1591 में, और राजा रहा 1611 तक। और अपने टाइम पीरियड में जब राजा था गढ़वाल का मानसा, तो मानसा के शासनकाल में राजनीतिक स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई थी, ये आप मान के चलो गढ़वाल का राज्य था, यहाँ का राजा मानसा है। और जब गढ़वाल का राजा मानसा था तब कुमाऊं का राजा लक्ष्मीचंद था। लक्ष्मीचंद मतलब कॉमेडी टाइप राजा है। उसने गढ़वाल पर 6, 7, 8 बार अटैक किए। हमेशा गढ़वाल पर आक्रमण करने के बाद वो युद्ध में पराजित हो जाता था। और मानसा ने अपने टाइम पीरियड में जब मानसा राजा हुआ तो उसने दापा पर भी अटैक किया। दापा का मतलब है आज का तिब्बत। तो जो आज का तिब्बत है उस तिब्बत राज्य पर भी मानसा के द्वारा आक्रमण किया गया। कल आपने देखा था मानसा ने मानपुर नामक शहर भी बसाया, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी कहानियां थी कल करी आपने। अब देखो जिस टाइम पे ये सारी कहानियां चल रही है, इस टाइम पे जब गढ़वाल का राजा मानसा था तब दिल्ली की गद्दी पर जो राजा बैठा था वो था जहांगीर। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली की गद्दी पर राजा बैठा था जहांगीर। तो इस समय दिल्ली का राजा जहांगीर था। और जहांगीर के शासनकाल में एक कहानी, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमको एक कहानी मिलती है कि 1608 में, साल चल रहा था 1608, और साल 1608 में पहली बार भारत में अंग्रेजों की एंट्री भी हुई। अंग्रेज भारत कब आए थे? डायरेक्टली 1608 में। एक अंग्रेजों का अधिकारी समझ लो आप, कैप्टन हॉकिंस, और वो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में चले गया। और जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया तो वो तो व्यापार की अनुमति के लिए आया था कि मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है, व्यापार करना है, अनुमति, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन 1608 में जब जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया तो कैप्टन हॉकिंस के साथ एक और आदमी भी आया था। इस आदमी का नाम था विलियम फिंच। और हम इसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये जो राजा है मानसा, राजा मानसा परमार वंश के राजाओं में इसलिए फेमस है क्योंकि ये परमारों का पहला राजा है। जो वंश हम पढ़ रहे हैं परमार वंश, इस परमार वंश का ये पहला राजा है जो इतिहास लिखवाता है, जिसने हिस्ट्री लिखवाई, अपनी खुद की कहानियां लिखवाने वाला ये पहला राजा है। कल आपने लिखा था इसका राजकवि था भरत। कल लिखा था आपने राजकवि इसका कौन था? भरत। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मानसा के राज दरबार में इसका एक राजकवि होता था।
और मानसा के राजकवि का नाम था राजकवि भरत। ये इसका राज दरबारी कवि था। मानसा के राज दरबारी कवि का नाम था भरत। भरत का अपना खुद का एक बहुत बड़ा मतलब ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा कहा जाता है कि राजकवि भरत मानसा का राजकवि होने से पहले जहांगीर के दरबार में रहा करता था। ऐसा बोलते हैं इसके बारे में कि भाई ये गढ़वाल में तो जब आया तब आया, गढ़वाल आने से पहले ये भाई साहब कहाँ थे? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में राजकवि भरत के बारे में याद रखो दो बातें। पहली बात कि राजकवि भरत ने जहांगीर के दरबार में रहते हुए जहांगीर विनोद नाम का एक ग्रंथ लिखा। जब ये जहांगीर के दरबार में था तब इसने वहां पर एक बुक लिखी, जहांगीर को डेडिकेट करते हुए एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था जहांगीर विनोद। और इस जहांगीर विनोद का रचनाकार कौन है? भरत। अब ये भरत जिस समय जहांगीर के राज दरबार में था वहां पर इसने जहांगीर के ऊपर एक किताब लिख दी, जहांगीर विनोद। और जब इसने जहांगीर विनोद नाम की पुस्तक लिखी तो जहांगीर इससे खुश हुआ और जहांगीर ने खुश होकर के इस राजकवि भरत को एक उपाधि दी। उपाधि थी ज्योतिक राय। ये एक टाइटल था जो दिल्ली के राजा जहांगीर ने भरत नाम के इस राजकवि को दिया हुआ था। तो कभी भूले भटके ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए परीक्षा में कि ज्योतिक राय की उपाधि किसे दी गई थी, तो ज्योतिक राय की उपाधि धारण करने वाला कोई राजा नहीं था हमारे यहाँ, एक राजकवि था। उस राजकवि का नाम था भरत। तो मानसा जो गढ़वाल का राजा था 1591 से 1611 तक, इस मानसा का एक दरबारी कवि या आपको राजकवि था। मानसा के राजकवि का नाम भरत। भरत ने दिल्ली में रह करके एक काव्य रचना करी, एक किताब लिखी जिसका नाम था जहांगीर विनोद। और जहांगीर विनोद लिखने के कारण दिल्ली के राजा जहांगीर ने भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। इसके बाद ये राजकवि भरत आ गया श्रीनगर और श्रीनगर में आकर के मानसा का दरबारी कवि बन गया। और जब ये मानसा के दरबार में रहता था तो मानसा के दरबार में रहते हुए इसने एक किताब लिखी। इसकी किताब का नाम था मानोदय काव्य। ये बुक आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है मानोदय काव्य। मानसा के ऊपर उसने एक किताब लिखी मानोदय काव्य। तो कितने आपके पास पॉइंट बने? मानसा के राजकवि का नाम भरत था। राजकवि भरत ने जहांगीर विनोद की रचना करी थी और जहांगीर विनोद की रचना के कारण राजकवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। पर दी किसने थी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने इसे ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। और श्रीनगर के राज दरबार के में रहते हुए, जब वो श्रीनगर का राज दरबारी कवि था तो श्रीनगर का राज दरबारी कवि रहते हुए उसने किताब लिखी। उस किताब का नाम था मानोदय काव्य। वो पहली किताब है जो आपको परमारों के बारे में बताती है। मानोदय काव्य अगर नहीं होता तो परमारों के बारे में हमें कहानी नहीं पता चलती। इसका मतलब जो मानोदय काव्य है वो परमार वंश का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहला हिस्टोरिकल सोर्स है परमार डायनेस्टी का। परमार वंश का प्रथम मतलब पहला ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सोर्स। अगर ये किताब ना होती तो फिर कहाँ से पढ़ते? कथा। इसी किताब में तो कथा लिखी है ना राजा की। राजा मानसा ने अपने राज दरबारी कवि भरत से एक बुक लिखवाई। उस बुक का नाम मानोदय काव्य था। मानोदय काव्य परमार वंश का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था। ठीक है, दो चार फैक्ट समेटते हैं, एक आधे प्रश्न बनाते हैं। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में। मानोदय काव्य का रचनाकार कौन था? भरत। भरत किसका राजकवि था? मानसा का। भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी? क्यों दी? उन्हें जहांगीर विनोद की रचना करी वगैरह वगैरह जो भी है। मतलब मानोदय काव्य का रचनाकार कौन है? मानोदय काव्य की रचना किसने करी? आंसर क्या होगा? अब एक शब्द चलता है जब आप किताब विताब की बात करते हैं, लेखन कला की बात करते हैं ना, तो वहां एक शब्द चलता है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, संकलन। संकलन का मतलब चीजें इकट्ठा करना। जैसे मैं आपको उत्तराखंड पढ़ा रहा हूं और आप मुझे ये कह दो कि हे मास्टर एक किताब छाप दे, तो क्या मैं आज किताब छाप सकता हूं? हाँ जी, बस टाइपिस्ट बैठाना, लिख दे भाई, हो गया। और पूरी किताब छापने के बाद उस किताब के फ्रंट पेज पे मुझे अपना नाम भी लिखना पड़ेगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा किताब के फ्रंट पे? लेखक गौरव भट्ट। गड़बड़ हो जाएगा। लेखक नहीं हूं मैं। लेखक मैं इसलिए नहीं हूं
क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा है वो कहीं और से पढ़ा है, कुछ और किताबों से पढ़ा, उन चीज़ों को इकट्ठा किया और फिर एक किताब में लिख दिया। जैसे आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं तो एक बुक लेते हैं परीक्षा वाणी, तो बुक के फर्स्ट पेज पे जाओ, लेखक नहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साहब जिसने लिखी है चीज़ें इकट्ठी करी है, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से, तो बाहर आपको फ्रंट पेज पे मिलेगा लिखा हुआ संकलन करता। मैंने भाई चीज़ें इकट्ठी करी है और एक जगह पर रजिस्ट करी है। और ये सारी कथा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एक जगह पर तुमको शहीद बना देगा। अगर प्रश्न आया मानवोदय काव्य का रचनाकार कौन है, भरत, लेकिन ये मानवोदय काव्य नाम की जो बुक थी कभी ना कभी तो फट जाएगी। एक टाइम पीरियड आने के बाद किताब की छाटी छाटी लगे तो खत्म, कुछ नहीं किताब में रहा। तब इसी राजकवि भरत का एक नाती पोता था जिसने उस किताब के सारे पेज इकट्ठे किए और नए तरीके से उस किताब को लिख दिया, तो वो है मानवोदय काव्य का संकलन करता, उसका नाम था मेधाकर शर्मा। तो दोनों चीजें एक ही जगह पर एडजस्ट रखना। ये प्रदीप शाह का राज दरबारी कभी हुआ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी बन जाएगा कि अगर प्रश्न दिया है मानवोदय काव्य लिखा किसने है, तब तो राजकवि भरत कहेंगे आप, लेकिन मानवोदय काव्य का संकलन करता कौन था, यानी मानवोदय काव्य इकट्ठा किसने किया, तो आंसर होगा मेधाकर शर्मा। बाद में आएगा ये आदमी, अभी ये कैरेक्टर भी बाद में आएगा। तो मानवोदय काव्य का संकलन करता, इसको संकलित करने वाला जो व्यक्ति था वो मेधाकर शर्मा था। मेधाकर शर्मा ने मानवोदय काव्य का संकलन मतलब उसको इकट्ठा करने का काम किया। फिलहाल मेधाकर शर्मा तो बाद की बात है, अभी हम राजा मानसा पे अटके हुए हैं। राजा मानसा के राज दरबार में उसका एक राजकवि था भरत, तो ये सब कहानी हुई। तो भरत ने एक बुक लिखी है, भरत की बुक का नाम क्या है, और उसी से हमें परमार वंश के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हुई है। अब एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं कि राजकवि भरत ने जो किताब लिखी मानवोदय काव्य, उस किताब में उसने लिखा क्या। कुछ बातें तो बहुत सही है, जैसे उसने मानसा की कहानी बता दी, उसने बताया कि लक्ष्मीचंद ने अटैक किया, ऐसा हुआ, सब कहानियां बताई, वो तो बहुत अच्छा था। पर कुछ बातें ऐसी लिख दी राजकवि भरत ने मानवोदय काव्य में जिस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया। जैसे राजकवि भरत ने लिखा कि हमारा राजा का नाम है मानसा, वो सोने के सिंहासन में बैठता है, मतलब उसका जो सिंहासन है, उसकी जो कुर्सी है सोने की है। तो पहले तो भाई यही थोड़ा सा कठिन है विश्वास करना कि मतलब गढ़वाल जैसा एक छोटा सा राज्य और उस राज्य का राजा सोने की कुर्सी में बैठे, चलो मान लिया कि ये सोने के सिंहासन में बैठता है, एक बात। दूसरा, ये राजकवि भरत क्या लिखता है मानवोदय काव्य में कि गढ़वाल में परमार वंश के राजा सोने के बर्तन में खाना खाते हैं। अब ये भी थोड़ा, तुम में है कोई सोने का बर्तन, थोड़ा भयंकर है ना भाई, सोने के बर्तन में खाना खाते हैं, चलो मान लो, इस बात को भी मान लो। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखवाता है कि गढ़वाल के जो भी राजा है वो सोने के बर्तन में खाना खाते और जिसमें एक बार खाते दोबारा नहीं खाते। अब ये बहुत अति हो, अभी यार भाई ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो एक साल में 365 दिन 365 थाली गई, कहाँ वो थाली मिली भी नहीं ना, इतनी खुदाई हुई है उत्तराखंड में, मिला नहीं, एक भी सोने का प्रमाण नहीं मिला यहाँ। तो भाई साहब कभी कभी ऐसा लगता है कि भरत ने जो इतिहास लिखवाया है उसमें मिथ्या ज्यादा है, मतलब चीजें जो है वो अटपटांग ज्यादा है। हो सकता है कि राजकवि भरत के द्वारा लिखवाया हुआ ये इतिहास झूठ हो, सभी तो हो सकता है। वहां पे मदद करी इस भाई ने। जहांगीर के दरबार में जब आया था कैप्टन हॉकिंस, तो उसके साथ एक विलियम फिंच नाम का अंग्रेज भी आया था, और विलियम फिंच एक इतिहासकार था। तो जब वो जहांगीर के दरबार में आया तो उसने जहांगीर को कहा, भैया आप लोग निपटाओ अपना व्यापार, मैं जरा भारत घूम के आता हूँ। और तब विलियम फिंच भारत घूमते हुए आगरा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, लखनऊ होते होते और एक दिन सीधा इसके दरबार में पहुंच गया। मानसा ने पहली बार देखा अंग्रेज है, ये अंग्रेज है ना विलियम फिंच, हाय हाउ आर यू, थैंक यू, सीधा इंग्लिश, इसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहा है, पर मानसा इसके प्रति बहुत आकर्षित था। जैसे तू इतना गोरा कैसे भाई, उसे नहीं मतलब, इससे बात नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कोई कल्चर शेयर नहीं होगा, पर वो उसको देख रहा था भाई क्या आदमी है। ऐसे ही इशारों में बात कर ली। जैसे विलियम फिंच वहां पहुंचा, खाना खाएगा, इसने कहा हाँ, तो लाई सोने के बर्तन में, सोने की जो थाली थी उस सोने की थाली में खाना खिला दिया इसको। फिर ने देखा खाना खुना खाया विलियम फिंच ने, इन्हें थाली दी नौकर को, नौकर ने सीधा नीचे। तो जब ये वापस गया यूरोप तो इसने इस बात की प्रमाण दिया, सत्यता दी कि भाई भारत घुमा, कई राजाओं से मिला, पर एक जगह ऐसी कि सीधा थाली फेंक रहे। तो इन चीजों पर हमको भरोसा होगा ना, इतिहास एक पक्ष से नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप एक ही तरफ से पढ़ेंगे, आप सोचो जरा, मैं अपनी खुद की कहानी लिख दूं जीवनी, तो अगर आप मुझे कहो कि गुरुजी अपनी कथा सुना, तो उस कथा का हीरो तो मैं ही हूँगा, मैं गलत बात थोड़ी लिखूंगा। या मैं राजा हूँ, ये भाई मेरा राज कवि, गलत लिख जरा, तलवार भी है मेरे पास,
गलत कैसे लिख देगा भाई? गलत नहीं लिख सकता, मेरे खिलाफ कैसे लिखेगा? असली इतिहास तब मिलेगा जब आप दोनों पक्षों को देखेंगे। दूसरे पक्ष ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, ये राजा सोने के बर्तन में खाना खाते थे, इसका मतलब प्रभुत्व संपन्न राज्य था, तब हम भरोसा करते हैं कि हाँ, ये कहानी सही है। तो एक स्टेटमेंट आपके पास आता है, और यूकेपीएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है क्या, बार बार का। 1611 ईस्वी में विलियम फिंच ने मानसा के दरबार की यात्रा करी। 1611 ईस्वी में विलियम फिंच ने मानसा के दरबार की यात्रा करी। ठीक है, 1611 ईस्वी के अंदर विलियम फिंच ने मानसा के दरबार की यात्रा करी। ठीक है, 1611 में विलियम फिंच ने मानसा के दरबार की यात्रा करी। ब्रैकेट में लिखना, विलियम फिंच प्रथम यूरोपीय व्यक्ति है जिसने उत्तराखंड की यात्रा की। विलियम फिंच प्रथम यूरोपीय व्यक्ति है। पहला यूरोपियन कौन है जो उत्तराखंड आया था? हाँ, तो उसका नाम था विलियम फिंच। और विलियम फिंच किसके दरबार में आया? इसने मानसा के दरबार की यात्रा करी। 1591 से 1611 गढ़वाल पर एक बहुत बड़ा राजा राज कर रहा था, राजा का नाम मानसा था। 1591 में जब ये राजा बना, तब से लेके और 1611 तक इसने खूब बेहतरीन तरीके से शासन चलाया। अब देखो, 1611 ईस्वी में मानसा की मृत्यु हो गई। जब मानसा की मृत्यु हुई तो मानसा के बाद उसका बेटा राजा बना, और मानसा के बेटे का नाम था श्याम शाह। परमार वंश में जब मानसा की डेथ हो गई तो मानसा के बाद उसका बेटा राजा बना। अच्छा, मानसा से पहले कौन राजा था? बलभद्र शाह, और बलभद्र शाह का बेटा हुआ मानसा, और मानसा का पुत्र हुआ श्याम शाह। श्याम शाह परमार वंश की गद्दी पर 1611 से 1631, ये इसका टाइम पीरियड है। श्याम शाह अगला राजा, गढ़वाल की राजगद्दी पर अगला एक शासक बैठा, इसका नाम था श्याम शाह। जब गढ़वाल का राजा था श्याम शाह, तो कुमाऊं में तो अटपटांगी हो गया, बाद में डिस्कस करेंगे। वहां दिल्ली की गद्दी पर इस समय भी कौन बैठा था? जहांगीर। तो दिल्ली का राजा तो अभी भी जहांगीर था। लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे पास ये है, श्याम शाह। ये था सबसे महत्वपूर्ण आदमी। मानसा जितना प्रतापी राजा हुआ, ये उतना ही बड़ा बेवकूफ राजा हुआ भाई। बेवकूफ, पागल, सन की, जो गालियारी दे दो भाई को। बेकार वाला कैरेक्टर। परमार वंश में वैसे बेकार कैरेक्टर आते नहीं है राजा, लेकिन परमार वंशीय राजाओं में सबसे अजीब किस्म का राजा श्याम शाह हुआ। श्याम शाह पूरे इतिहास में फेमस है अपने सनकीपन की वजह से। सन की मतलब जो मन किया ऐसा निर्णय ले लिया, उठपटांग। एक दो कहानियां मैं कह दे रहा हूं, अगर आप समझ पाए कि ये राजा कैसा है तो समझ जाना। श्याम शाह का एक लड़का था, एक ही था, उसका नाम दुलाराम शाह था। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहां अगर किसी राजा का एक बेटा हो और वो मर जाए तो वंश खत्म होगा सीधा। आगे कैसे चलेगा, ये वंश ही खत्म हो जाएगा। इसका एक लड़का था, लड़के का नाम दुलाराम शाह था। एक दिन ये उस लड़के को, जब वो 9 साल का था बच्चा, तो उसको लेकर के अलकनंदा नदी के किनारे गया श्रीनगर में, और अलकनंदा नदी के किनारे सारे राज दरबारियों के सामने उसने अपने बच्चे को पकड़ा और कहा मैं आज इसको तैराकी सिखाऊंगा, तैरना। तो लोगों ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है भाई, अभी 9 साल का है। तो उसने कहा ये श्याम साहब का लड़का है, सीख जाएगा, और अपने बच्चे को बहती हुई नदी में फेंक दिया। और सारे राज दरबारियों को कहा देखो अभी देखो, अलकनंदा नदी की लहरों को चीर के बाहर आएगा। नहीं आया, वो मर गया, वो वहीं मर गया। वो इसके सनकीपन की वजह से, एक ही लड़का था, गया चित्त बस। फिर इसने दूसरा विवाह किया तो कोई बच्चा नहीं हुआ, तो तीसरा, चौथा, 15, 16, 18, 19, 60 कर दी शादी। 60 विवाह किए मन मर्जी से, क्या 60 रानियां, फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। और जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो अपने राज दरबार में अपने राजगुरु को पकड़ा, जो गुरुजी था। क्या, हे गुरुजी इधर आ, मेरा पुत्र क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं तेरे को मारूंगा बोले। राजगुरु को कहा, शंकर देव को। अब राजगुरु को भी पता था ये आदमी सन की है भाई, क्या करे इसके साथ। तो राजगुरु ने कहा तेरा बच्चा इसलिए नहीं हो रहा कि तेरा दरवाजा गलत दिशा में खुलता है, आपके मकान का डिजाइन गलत है, दरवाजा इधर करो, खिड़की इधर करो। 1 महीने उसने वो किया, अब भी बच्चा नहीं हुआ। तो उसने कहा खिड़की का पूरी बिल्डिंग ही बदल,
उन्हें पूरी बिल्डिंग बदली। ऐसा शंकर देव तो अपनी जान बचा रहा था ना, उसने कहा पूरा शहर ही खराब है, उसने पूरा नया शहर बसा दिया। तब शंकर देव ने उसको कहा कि, और वो शंकर देव को मानने पे तुला हुआ था, तो फिर उसने कहा कि भैया देख ऐसा है, अपने आंगन में बगीचा लगाओ, बगीचे में अखरोट के पेड़ बो, जिस दिन फल आ जाएगा उसी दिन बच्चा हो जाएगा तेरा। उसने ऐसा ही किया और वो डेली क्या अखरोट पे पानी डाल रहा। अखरोट का फल 20 साल में देता है फल, 20 साल में आता है अखरोट का फल, और 20 साल तक तो जीवित भी नहीं रहेगा। अटपटांग है क्या, पागल टाइप का, सन की राजा है, सन की मन मर्जी का राजा। जो इसका मन किया इसने अपने जीवन काल में वो सारे काम किए। इतिहासकारों ने इसे नाम दिया गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक कहते हैं ऐसे लोगों को जो सन की टाइप के होते हैं। तो गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक श्याम शाह को कहा जाता है। श्याम शाह जो है इसे हम गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक श्याम शाह 1611 से 1631 ईस्वी तक परमार वंश की राजगद्दी पर जो राजा था उसका नाम श्याम शाह था और इसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहते हैं। किया क्या इसने, राजा बनने के बाद पहला काम अपनी सेना को आदेश दिया, चलो दापा गए, दापा पर अटैक किया, दापा के राजा को पराजित कर दिया। चलो ये तो अच्छी बात है, वहाँ से सोना चांदी चुरा कर जो भी लाए वहाँ से लूट लाट के लिए आए, वो तो चलो ठीक ठाक काम है। फिर अपने राज दरबार में आए। फिर सुनो इसने क्या किया, अपने राज दरबार में आने के बाद अपने सारे सैनिकों को कहा एक दिन अचानक, चलो कहाँ, दिल्ली। ऐसे ही रैंडमली, क्या क्यों चलो, इसकी बात तो आप ना कर नहीं सकते, आप सन की आदमी मार देगा आपको। साइको थोड़ा बोलते ना, सब वर्ड आजकल हम यूज करते हैं साइको, तो ये साइको टाइप राजा हुआ और अपने राज दरबार में सारे सैनिकों को आदेश दिया चलो दिल्ली। उन्होंने कहा क्यों, जहांगीर से मिलना है। खूब सारा सोना चांदी लेकर के, कई प्रकार की भेंट लेकर के, और सीधा चले गया 1621 में जहांगीर से मिलने। और जब जहांगीर के दरबार में गया, जहांगीर से मिला, तो उत्तराखंड से गया था भाई साहब ये दिल्ली, आगरा, जहांगीर से मिलने। जहांगीर के राज दरबार में जब पहुंचा तो जहांगीर के राज दरबार में बरामदे से अंदर नहीं गया, बरामदे में बैठ गया। और बरामदे में बैठ करके क्या कह रहा है जहांगीर को, तू आवल बाहर। जहांगीर को आप ये समझे छोटा मोटा राजा नहीं है, भारत का सम्राट है उस समय का। और उसने जहांगीर को कहा कि मैं श्रीनगर से आ गया और तू कमरे से बाहर नहीं आ सकता। जहांगीर को अजीब लगा, उसने कहा मैंने थोड़ी बुलाया ना, मतलब यार मैंने थोड़ी बुलाया। आया जहांगीर, फिर जहांगीर इसको मिलने आया बरामदे में। इसने जो भी उपहार वगैरह लाए थे वो सब जहांगीर को दिए। जहांगीर ने इसको धन्यवाद कहा, उसका सब बैठ गए। फिर इसने जहांगीर को कहा तू नहीं दे रहा बोल कुछ मेरे को। अजीब है क्या, ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहांगीर ने जहांगीरनामा में उल्लेख किया है। जहांगीरनामा में लिखवाया कि एक बार एक पहाड़ का सन की राजा आया था जिसने मुझे उपहार दिया और बदले में क्या बोला कि तू नहीं दे रहा भाई। तो जहांगीर ने कहा दे देंगे, क्या चाहिए तुझे। तो जहांगीर भी कई सारा सोना चांदी उपहार वगैरह लेके आया, उन्हें सब रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं चाहिए मुझे। तो जहांगीर ने कहा क्या चाहिए, तो इसने कहा तेरा घोड़ा चाहिए वाला। जहांगीर से उसका घोड़ा मांग दिया। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये आदमी क्या है, क्या मांग रहा भाई। तो उसने कहा ठीक है ले जा घोड़ा। तो जहांगीर ने उसको एक घोड़ा भेंट में दिया और फिर उस घोड़े को लेकर के आगरा से निकला, 22-23 किलोमीटर चला, फिर वापिस आया। मजा नहीं आ रहा वाला इसमें, खतरनाक था क्या भाई श्याम शाह ने कहा मजा नहीं आ रहा इसमें। फिर जहांगीर ने कहा भाई अबे तू क्या लेगा जाने का, तो उसने कहा एक हाथी भी दे। तब जहांगीर ने उसको एक हाथी दिया और फिर जहांगीर ने कहा घोड़ा का क्या होगा, इसको भी ले जाऊंगा। फिर हाथी में बैठ के आया हरिद्वार कोटद्वार तक। अब कोटद्वार से पहाड़ स्टार्ट, हाथी ऊपर चढ़ नहीं रहा इसका। तो ये फिर घोड़े पे बैठ गया और अपने राज दरबारियों को कहा कि हाथी को लाओ श्रीनगर। हाथी श्रीनगर ले जा सकते, पहाड़ में कौन ले जाएगा। हजारों की संख्या में इसने अपने सैनिक ना उस हाथी को श्रीनगर लाने में लगाए। हाथी तो मर गया था रास्ते में, लेकिन ये आदमी पागल है क्या, इसलिए कहते हैं इसको क्या, मोहम्मद तुगलक। ऐसा एक राजा कुमाऊं में भी मिलेगा तुम्हें, देवी चंद, उसको कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहते हैं। ऐसा ही पागल राजा है। फेमस कहावत है श्याम शाह की, फेमस कहावत कि श्याम शाह की कोलई, कोलई जानते तुम, कोलई क्या होता है, चीड़ के पेड़ को बोलते हैं गढ़वाली में कोलई। श्याम शाह की कोलई, सीधी तो सीधी और बांगी तो बांगी। सीधी मतलब स्ट्रेट, बांगी मतलब टेढ़ी। अगर श्याम शाह ने कहा कि कोलई सीधा है, ने चीड़ का पेड़ सीधा है, तो राज्य में किसी में हिम्मत नहीं थी कि टेढ़ा बोल दे उसको, जी सर। अगर उसने कहा टेढ़ा है तो मतलब जैसा ये कहेगा वैसा चलना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इनको आप नोट कर लो। गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहते हैं। एक बात, इसे गढ़वाल में स्वेच्छाचारी शासक माना जाता है। स्वेच्छाचारी का मतलब मन मर्जी का राजा।
स्वेच्छाचारी शासक, मनमर्जी का राजा है। गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक श्याम शाह। गढ़वाल में परमार वंश का स्वेच्छाचारी राजा, स्वेच्छाचारी शासक तो भी कहते हैं श्याम शाह जो है वो गढ़वाल का स्वेच्छाचारी राजा था, मनमर्जी से और जैसा मन किया वैसा कर दिया। दापा राज्य पर अटैक किया, राजा बनने के बाद इसने दापा पर आक्रमण किया, उसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि मानसा ने भी दापा पर अटैक किया था। और अमूमन गढ़वाल के राजा दापा पर अटैक करके जीत ही जाते हैं, हारने वाले राजा कम ही है। तो दापा राज्य पर आक्रमण किया यानी तिब्बत पर अटैक किया और तिब्बत राज्य को जीत भी गया, ये भी ठीक है। दापा राज्य पर आक्रमण करके इसने दापा के राज्य को जीत भी लिया। चलो जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, जहांगीर के दरबार की यात्रा करी। एकमात्र परमार वंश का राजा है जो दिल्ली की यात्रा करता है, जहांगीर के दरबार की यात्रा करी। तो ये जहांगीर के दरबार में भी यात्रा करता है, वहां भी चले गया घूमने के लिए। जहांगीर के दरबार में जब इसने यात्रा करी तो एक पॉइंट लिख दो, जहांगीर ने इसको एक घोड़ा और एक हाथी भेंट स्वरूप दिया। आयोग का फेवरेट राजा है क्या? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, श्याम शाह उनका फेवरेट राजा है। उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि एक घोड़ा एक हाथी जहांगीर ने किसको दिया? श्याम शाह। और उसी के अगले पेपर में पूछ लिया जहांगीर नामा में किस राजा का उल्लेख है? श्याम शाह। इससे दूर हटते नहीं है। तो एक घोड़ा एक हाथी किसने किसको दिया? जहांगीर ने श्याम शाह को भेंट स्वरूप एक घोड़ा और एक हाथी भेंट दे दिया। ऑब्वियस है, जब ये जहांगीर के दरबार में गया तो जहांगीर ने इसके बारे में अपनी किताब में भी लिखवाया। तो आप पॉइंट लिखना, जहांगीर नामा में इस राजा का उल्लेख मिलता है कि ये दिल्ली की यात्रा करने आया था। तो इस राजा का उल्लेख हमें जहांगीर नामा में भी मिलता है। श्याम शाह, गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक स्वेच्छाचारी मनमर्जी का राजा, दापा पर आक्रमण किया तो दापा को जीत लिया। फिर जहांगीर के दरबार की यात्रा करी, जहांगीर ने इसको एक घोड़ा एक हाथी दान में दे दिया। उसके बाद इसका उल्लेख जहांगीर नामा में भी है ना। तो एक ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया राजा है, मतलब बढ़िया इसलिए कि ठीक ठाक है, प्रश्न उसमें ठीक ठाक बन गए। तो जहांगीर के राज दरबार की भी इस राजा ने अपने टाइम पीरियड में यात्रा करी। अब इस राजा के शासन काल में मैंने कहा जी पुत्र नहीं हुआ, 60 रानियां थी। एक जो लड़का था दुलाराम शाह, उसको तो इसने खुद ही निपटा दिया। तो कोई पुत्र था नहीं, तो बार बार परेशान करता है अपने राज दरबार में कुछ लोगों को। इसका जो राजगुरु था या राजकवि जो था उसका नाम था शंकर देव। शंकर देव इसका राजगुरु था। और जब बार बार शंकर देव को परेशान कर रहा है, शंकर देव गुरुजी हमें पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, तो वो बार बार इसको घुमाते रहता था कि रे तो सर कहाँ को करता, पश्चिम दिशा तभी नहीं हो रहा, बल पूरब करो ऐसा वाला, तुम्हारा दरवाजा कहाँ है, उत्तर दिशा, ऐसा ऐसा करके। और इसका भी क्या कि डेली जा रहा है शंकर देव के पास। तो शंकर देव ने कहा सर डेली मत आना, उसके लिए किताब ही लिख दी एक। तो ये जो शंकर देव है इसने एक बुक लिखी है, इसकी बुक का नाम है वास्तु शिरोमणि। हमारे राज्य में वास्तु शास्त्र की पहली किताब, उसका नाम है वास्तु शिरोमणि। श्याम शाह के दरबार में एक पुस्तक लिखी गई वास्तु शिरोमणि। और वास्तु शिरोमणि का रचनाकार कौन था? शंकर देव। किस राजा का दरबारी कवि था? तो शंकर देव श्याम शाह का दरबारी कवि या राजगुरु था। और इसके राजगुरु शंकर देव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम था वास्तु शिरोमणि। ठीक है, पुस्तक का नाम वास्तु शिरोमणि था। तो इसने वास्तु शास्त्र की पहली किताब, इसी को मानते हैं हमारे राज्य में। चलो ये सब चल रहा था। और कल तक की कहानी में आपको पता चला कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो राज्य हैं वो आपस में दोस्त थे या दुश्मन थे, लड़ाई चल रही थी ना। तो ये जब दौर है, जब जिस समय श्याम शाह राजा है गढ़वाल का, उस समय गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत भयंकर शत्रुता थी, एक दूसरे के दुश्मन राष्ट्र थे। कुमाऊं का जो राजा था लक्ष्मीचंद, इस बेचारे की डेथ हो गई 1621 में। 1621 में ये मर गया। जब लक्ष्मीचंद मरा तो लक्ष्मीचंद के 21 लड़के थे, क्या 21 पुत्र थे। इसके मरने के बाद, लक्ष्मीचंद के मरने के बाद, इसके सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया कुमाऊं का। जब लक्ष्मीचंद का बेटा राजा बना विजयचंद, तो किसी ने लक्ष्मीचंद के बेटा जो राजा बन गया था उसके खाने में जहर मिला दिया। राजा ने जहर वाला खाना खाया, राजा खत्म, पता ही नहीं चला जहर किसने मिलाया। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, अभी 20 बचे हैं अभी तो ना, क्या दिक्कत है। फिर दूसरे को बनाया दिलीप चंद,
अब दूसरा राजा बना दिलीप चंद, उसके भी खाने में किसी ने जहर मिला दिया, वो भी खत्म। 1 साल के अंदर ही दिलीप चंद की भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, 19 बचे हुए, चल भाई तीसरा नंबर किसका है, जिसका था तीसरा नंबर, उसने कहा भाई तीसरा मेरा है। तो वो जो तीसरे नंबर पर जिसको राजा बना रहे थे, इस आदमी का नाम था त्रिमल चंद। और जब इसे राजा बनाना स्टार्ट किया कुमाऊं के लोगों ने कि चलो आप राजा बनोगे, इसने कहा भाई मैं नहीं बन रहा भाई, अब क्या पता खाने में क्या जहर मिला दे, पता नहीं ना। तो त्रिमल चंद कुमाऊं के षड्यंत्रों से जब परेशान हुआ तो सीधा गढ़वाल राज्य की तरफ भागा। और त्रिमल चंद जब गढ़वाल राज्य की तरफ भाग रहा था, आया तो बॉर्डर पे गढ़वाल के सैनिकों ने रोक दिया, भाई कौन हो। तो उसने कहा कौन हो क्या, कुमाऊं का होने वाला राजा हूं भाई, हूं नहीं अभी पर नंबर मेरा ही है। फिर वो गढ़वाल के सैनिकों ने पूछा कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह। तो इसने कहा देखो ऐसा है कि हमारे राज्य में षड्यंत्र चल रहे हैं, टेंशन में है हमारा कुमाऊं राज्य, आप हमें अपने राज्य में आने दो। तो सैनिकों ने तो साफ मना किया क्योंकि दुश्मन राष्ट्र थे ना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ यार, मेरे पापा मारे गए, बहुत अच्छा हुआ, और लड़ो हमसे ना, भाई भी मारा गया, बहुत बढ़िया, ये तो दुश्मन राष्ट्र थे। ये खबर लेके जब इसके पास गए, श्याम शाह के पास कि सर दुश्मन देश से त्रिमल चंद आया है शरण लेने के लिए, क्या उसे अपने दरबार में बुलाएं या भगा दे। इसने कहा बुलाओ, और फिर त्रिमल चंद को अपने राज दरबार में बुलाया। त्रिमल चंद को श्याम शाह ने लगभग 6 महीने तक श्रीनगर में ही रखा, और 6 महीने बाद त्रिमल चंद को कहा चल तुम्हारे राज्य में चलते, सन की तो था ही। और गया कुमाऊं, कुमाऊं जाके कुमाऊं में एक एक आदमी को पकड़ पकड़ पीटा इसने, जिस पे शक था। फिर वो आदमी मिल भी गया, विनायक भट्ट जो खाने में जहर मिलाता था, उसको भी मार दिया, और त्रिमल चंद को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। इसका मतलब श्याम शाह इस लिहाज से अच्छा राजा है कि इसके शासन काल में जैसे ही गढ़वाल का राजा श्याम शाह है, भले ही वो सन की है, पर इसने गढ़वाल कुमाऊं के बीच चलने वाली दुश्मनी को समाप्त कर दिया, और अब गढ़वाल और कुमाऊं के राजा आपस में मित्र हो गए। तो इसके शासनकाल की सबसे बड़ी बात क्या है, तो आप पॉइंट लिखना 1623 में 1623 में चंद वंश के राजा त्रिमल चंद ने श्याम शाह के दरबार में शरण ली। चंद वंश का कौन सा राजा था जिसने गढ़वाल में शरण ली थी, त्रिमल चंद। 1623 में चंद वंश के राजा त्रिमल चंद ने श्याम शाह के दरबार में शरण ली, श्याम शाह के दरबार में शरण ली 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में त्रिमल चंद, चंद वंश का वो राजा जिसने श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, उस राजा का नाम त्रिमल चंद था। और फिर ये त्रिमल चंद को लेके गया और कुमाऊं का राजा त्रिमल चंद को इसी भाई ने बनाया, श्याम शाह ने। तो इसके शासनकाल में एक ये अच्छा पॉइंट जो निकला, मतलब एक अच्छा पक्ष जो इसके शासनकाल का है वो ये वाला कि ऐसा सब कुछ हुआ। फिर ये सारी कहानी तो चली रही थी। अब इस सारी कहानी को 2 मिनट के लिए अगर रोकें तो एक चीज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, धर्म किसी भी सभ्यता की हम बात करें, आज से पहले किसी भी दौर की आप बात करो, धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का एक मुख्य आधार होता है। अमूमन ये देखा गया है, वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे कि किसी धर्म का जब पीक टाइम आता है ना, हर धर्म का एक पीक टाइम होगा जिस समय उसका विस्तार बहुत तेजी से होगा, जब वो बहुत तेजी से विश्व भर में फैल रहा होगा, उसको मानने वाले लोगों की संख्या असीमित रूप से बढ़ेगी। जिस समय धर्म का विस्तार सबसे तेजी से होता है, उसी समय धर्म में आडंबरों की एंट्री भी बहुत तेजी से होती है। ऐसा होगा ना, आडंबर भी बहुत तेजी से एंट्री करते हैं धर्म के अंदर। कई प्रकार की चीजें धर्म में एंट्री कर लेती है। 14वीं 15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म का पूरे विश्व में बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। ईसाई धर्म बहुत फैल रहा था, यूरोप में तो आप मान के चलो लगभग सब जगह। अब यहां पर आप एक बात को जरा समझो, आपका जो भी धर्म है, हम जिस भी धर्म को फॉलो करें, जनरल मामलों में ये देखा गया है कि आपके धर्म में लिखी हुई जो बातें हैं, जैसे आपका जो भी धर्म हो, तुम्हारे धर्म में जो बातें लिखी है, क्या वो तुमने खुद पढ़ी है? क्या खुद भी पढ़ा तुमने कभी? श्रीमद् भागवत गीता, ऋग्वेद, या परीक्षावाणी नहीं हो रही पूरी तो ऋग्वेद कहाँ से पढ़ना नो, दिक्कत तो ये है क्या? और अगर मैं कहूँ कि पढ़ो भाई, अरे यार भाई जी ऐसा है कि देख लेंगे बाद में, मतलब अभी अपना किताब हो जाए पूरी भाई, यह है मेन बात। तो अब हमारे धर्म में लिखी हुई जो भी बातें हैं, हमको कैसे पता भाई? पता तो है ही सबको, आपको कैसे पता? हो सकता है घर से पता चल गई, या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? धार्मिक गुरु। कोई भी धार्मिक गुरु जो है वो आपको बता रहे हैं।
ऋग्वेद में ऐसा 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 लिखा है, और शायद ही कभी ऐसा होगा कि आप इस चक्कर में ऋग्वेद लाएं कि रुक जाओ बाबा पहले मैं चेक कर रहा, कौन लेके आता है मतलब। तो इसका मतलब जो धर्म गुरु है, धर्म गुरुओं की बात पर जनरली कोई भी व्यक्ति जो है वो विश्वास कर लेता है, ऐसा ही होता है। ईसाई धर्म में भी यही हुआ। ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उनको पादरी कहते हैं। और 14वीं-15वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म का भयंकर तरीके से प्रचार हो रहा था, तो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म में भी कुछ आडंबरों की एंट्री करवा दी। जैसे उनके धर्म का सबसे बड़ा आडंबर उस समय क्या था कि किसी व्यक्ति की अगर पहला पुत्र या पहली संतान कन्या हो जाए, लड़की हो जाए, तो उस लड़की को चर्च को दान दे दो, और चर्च को दान देने के बाद उस लड़की का पालन पोषण पादरी लोग ही करते थे, और जब लड़की वयस्क हो जाएगी तो पादरियों की पत्नी होती थी। ये प्रथा चल रही थी कई वर्षों तक। तो ऐसी ही प्रथा चली। भारत में भी आप पढ़ते हैं, देवदासी इस प्रथा को कहते हैं। घर में संतान पहली कन्या हो जाए, उसको मंदिरों को या फिर पादरियों को भोग के लिए समर्पित कर दो, ऐसी प्रथा चल रही थी। ये खबर जब धीरे धीरे बाहर खुली तो दुनिया भर में ना ईसाई धर्म का बहुत अपमान हुआ। भाई कैसा धर्म है ये। तब एक आदमी था इग्नासियस लुयास, वो फ्रांस का था, और जब उसको पता चला कि दुनिया भर में हमारे धर्म को लेकर के लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, तो उसने सारे पादरियों को इकट्ठा किया, फ्रांस के पादरियों को, ऐसे पादरी जो आडंबर विहीन थे, जो आडंबर नहीं लाते थे धर्म में। और उसने कहा कि देखो भाई, वैश्विक स्तर पर दुनिया में हमारी बहुत थू-थू हो रही है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं और प्रत्येक देश मतलब पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर के हम लोगों को बताएं कि सर देखो हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पादरियों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नियम बनाया, पर हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो इग्नासियस लुयास था ना, उस इग्नासियस लुयास ने फ्रांस के अंदर पादरियों का एक ग्रुप बनाया, और पादरियों के इस ग्रुप को क्या करना था, पूरे विश्व में जाकर के ईसाई धर्म का सही प्रचार करना था, क्योंकि उन दिनों ईसाई धर्म का गलत प्रचार ज्यादा हो गया था। तो फ्रांस के अंदर इग्नासियस लियास के द्वारा पादरियों का ये जो ग्रुप बनाया गया, पादरियों के इस ग्रुप को कहा जाता था जेसुइट। कभी ये आपको लिखा हुआ हो कहीं पर भी, न सिर्फ उत्तराखंड ज्योग्राफी हिस्ट्री में, बल्कि अगर आप इंडिया की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे भी ये शब्द आपको मिलेगा, जेसुइट दल। तो आपसे कोई पूछे जेसुइट दल का मतलब क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जेसुइट दल का मतलब है पादरियों का समूह। ये क्यों बनाया गया था, ईसाई धर्म का सही प्रचार करने के लिए, कि भाई ये कुछ जो बातें आप हमारे बारे में कह रहे हो, हाँ कुछ पादरियों ने इसको फॉलो किया है, पर ये हमारे धर्म की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या बनाए गए, जेसुइट दल दुनिया भर में घूम घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। फिर ये जेसुइट लोग घूमते घूमते एक दिन भारत भी आए, अकबर के दरबार में आए थे जेसुइट। तो आते रहते टाइम टू टाइम कोई ना कोई जेसुइट आते रहते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते रहते थे। एक बार 1624 में पादरियों का एक ग्रुप यानी जेसुइट घूमते फिरते भाई के घर पहुंच गए, सन की आदमी। वहां अचानक से पादरियों का एक ग्रुप पहुंच गया, इंग्लिश मीडियम, क्या इंग्लिश मीडियम ही तो है ये। जब उसके दरबार में आया तो श्याम सा पादरियों को देखकर हंसने लगा, सन की तो था ही वो, हंसते रहा उनको देख के, समझ तो कुछ नहीं आया, ये अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उसको धार्मिक ग्रंथ दिए ईसाई धर्म के, ये रखो, उसने कहा इसको साइड रहो, हंस रहा उनको देख के, क्या खाना खाओगे बोलो, उन्होंने कहा यस खाना तो खाएंगे। फिर लाए सोने की थाली, और सोने की थाली में खाना खिला दिया उनको। तो जेसुइट दल किस राजा के दरबार में आया, तो आंसर क्या होगा, और एक बार नहीं आया, एक बार 24 में आए। श्याम शाह ने उनको जाने नहीं दिया, यहीं बैठा बोला, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का, जाने नहीं दे रहा उनको, खूब सेवा कर रहा, पूरा दिन भर 2-3 दिन तक वहीं रहे। फिर बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, उन्होंने कहा भाई जी हमें तिब्बत जाना है। तो वो जेसुइट ना तिब्बत चले गए, और तिब्बत जाकर के भी वो जो जेसुइट थे उनको एक ही बात ध्यान रही, यार एक बार मजा तो आया वहां खाना खाने में, सोने की थाली में खाना खा रहे थे। तो जब वो तिब्बत से वापिस लौटे जेसुइट, तो फिर आए यहाँ 1625 में, एक बार 24 में आए, एक बार 25 में आए जेसुइट दल, और 1624 और 25 के बाद 31 में भी आए। तो इसका मतलब अगर आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछता है कि परमार वंश के राजाओं में से किस राजा के दरबार में जेसुइट दल आया था, तो आंसर क्या होगा। या प्रश्न पूछता है जेसुइट दल श्याम शाह के दरबार में कितनी बार आया था, 3 बार आया था। जो पहली बार आया जेसुइट दल
श्याम शाह के दरबार की यात्रा करता है। कब? पहली बार 24 में। अब देखो जेसुइट दल के जो पादरी थे, अब उनका नाम पेपर में बन जाता है कि जेसुइटों का जो दल हमारे राज्य में 1624 में आया, उसका नेता कौन था? कौन था वो पादरी? तो दो नाम में लिख रहा हूं। पहला पॉइंट आप लिखना कि जेसुइट दल ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा 3 बार करी। एक तो ये स्टेटमेंट लिख दो, जेसुइट दल ने 3 बार श्याम शाह के दरबार की यात्रा की। जो जेसुइट दल था इसने श्याम शाह के दरबार की यात्रा 3 बार करी। पहली बार कब? 1624। 1624 में जेसुइटों का जो दल यहां यात्रा करने आया था, उसके नेता का नाम था उस पादरी का नाम ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो, ये उसका नाम था। फ्रांस से आए थे ना, ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो, और इसके साथ में एक दूसरा भी था, मार्कविंस। राजा श्याम शाह के दरबार में जेसुइट दल का जो पहला जेसुइट आया था, उसको लीड कर रहे थे ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो और मार्कविंस। आज के लेक्चर में 2 नाम है आपके पास, वो दोनों नाम पे आपको फोकस करना है। पहला नाम विलियम फिंच। विलियम फिंच किसके दरबार में आया था? मानसा के दरबार में। विलियम फिंच मानसा के दरबार में। और ओंद्रेतो किसके दरबार में आया? ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो श्याम शाह के दरबार में आया। विलियम फिंच एक यूरोपियन इतिहासकार था और ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो पादरी था। वो तो जेसुइट ग्रुप का एक पादरी हुआ करता था। तो 1624 में श्याम शाह के दरबार में ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो और मार्कविंस, ये 2 लोग आए। 1625 में यही दोनों सेम टू सेम, क्योंकि ये तिब्बत से जब वापस लौट रहे थे, तो तिब्बत से वापस लौटते समय ये फिर से उसके दरबार में आए। 2 बार हो गए। तो ऑन्टेनियो दी ओंद्रेतो और मार्कविंस ये 1624 में श्याम शाह के दरबार में गए, 1625 में ये वापस आते समय भी श्याम शाह के दरबार में गए। और फिर 1625 के बाद पूरा इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार करके वापस चले गए अपने देश। जब ये अपने देश वापस चले गए तो अपने देश में फिर ये बातें चलेंगी इनकी, हाँ भाई इंडिया का टूर कैसे रहा। उन्होंने कहा टूर वूर तो छोड़ो, लेकिन एक है वहाँ श्रीनगर, सोने का बर्तन, खाना, टकाटक खाना मिल रहा भाई। तो अब जेसुइट काफ़ी साल तक नहीं आए, 3, 4, 5, 6 साल तक जेसुइट नहीं आए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया। 1631 में एक बार फिर से जेसुइट भारत आ रहे थे। तो 1631 में जब फ्रांस से निकले जेसुइट, तुमने एक पिक्चर देखी हो, एक पिक्चर बना रखी है उन्होंने, क्या बोलते, पीके। पीके एक मूवी है। तो मूवी का एंड सीन आपको क्या दिखाया कि एंड सीन में कुछ और एलियंस है जो आ रहे हैं पृथ्वी पर, और ऊपर से आमिर खान उनको वो दे रहा सलाह, सुनो रे ऐसा करना, वहाँ ऐसा करना, ये करना, ऐसा करना, ये सब बता रहे ना कि ऐसे इस तरीके से जो है आप वहां पर जाओ। तो जब 1631 वाला ग्रुप आ रहा था जेसुइट का, तो जब ये फ्रांस से निकला तो ओंद्रेतो और मार्कविंस ने उनको कहा कि देखो जब इंडिया जा ही रहे हो ना, आप श्रीनगर जरूर जाना, सोने के बर्तन में खाना खाना भाई, तो श्रीनगर जरूर जाना। तो 1631 में जेसुइटों का जो नेता पादरियों का ग्रुप लेके आया, उसका नाम अजवेडो था, अजवेडो। और 1631 में जब अजवेडो आया, पूरे भारत की यात्रा करी, तो फिर पहुंचा हरिद्वार। अब उन दिनों रोड वगैरह तो था नहीं, अगर आपको कहीं भी जाना है तो ऑब्वियस सी बात है पैदल जाते थे। अब फिर वो हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार से उसने पूछा श्रीनगर कितना दूर है, लोगों ने बता दिया 150-200 किलोमीटर दूर है। अब भाई सुबह सुबह 10 बजे ना हरिद्वार से चलना शुरू किया। हरिद्वार से चलते चलते आधे रास्ते भूख लगी उसको। उस जमाने के लोग तो ऐसे थे ना, चीज़ें ऑफर भी कर लेते हैं। तो कई लोगों ने कहा हे भाई अंग्रेज खा रहा खाना, उसने कहा ना आज खाना सीधा श्रीनगर खाऊंगा, क्योंकि वहाँ सोने के बर्तन में खाना मिलेगा ना। तो ऐसा रहता है, थोड़ा क्यूरियोसिटी तो होती है, ह्यूमन नेचर है भाई। क्या जब हम बहुत साल पहले यहाँ आए थे देहरादून कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे उस टाइम के थोड़ा थोड़ा दिन याद आ रहे हैं। कमरे पे रहते थे। अब आप लोग तो इधर नेहरू कॉलोनी की साइड रहते हैं, तो यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट वाला माहौल कम है। क्या अधिकांश लोग या तो फैमिली के साथ रहते होंगे, और फैमिली के साथ नहीं है तो ठीक है यहाँ स्थिति। स्टूडेंट लाइफ अच्छे से देखना तो करणपुर जाओ जरा ये बार ना, वहाँ है स्थिति बहुत खतरनाक। क्या भाई पूछता हूँ मैं कई बार विद्यार्थियों से, जैसे लड़कों से, लड़कियाँ तो ठीक होती खाना बनाने में, भाई क्या बनाया, खिचड़ी, रात को खिचड़ी ही चल रही क्या भाई, खिचड़ी ही चल रही ना, मतलब रोटी इधर रोटी पता नहीं कब से बनाई नहीं, ऐसे ही चल रहा है। और हम भी जब पहली बार यहाँ कॉलेज, यही सीन था कॉलेज के टाइम पे भी, खिचड़ी चल रही। फिर एक दिन मैं घर जा रहा था, मैं और मेरा रूम पार्टनर, घर जाते समय
हमको भयंकर भूख लगी और वहाँ शिमला बाईपास के पास में किसी की बारात जा रही थी। मेरा रूम पार्टनर था नकोटी भाई, मैंने कहा नकोटी भाई डांस कर रहा बोल थोड़ा सा, उन्होंने कहा कर लो, और हमें पता ही नहीं चला, हम नाचते नाचते कब वेडिंग पॉइंट के अंदर घुस गए। अब फिर जब अंदर आ ही गए तो हमने कहा भाई अब खा के ही चलते, यहाँ से क्या दिक्कत है क्या, और गए खाना वाना खा के आए। जो मजा आया उस दिन तो सोच भी नहीं सकते तुम। पर उस दिन के बाद हमको आदत पड़ गई, अब हम खाना ही नहीं बनाते थे। धीरे धीरे हमारी गैंग बढ़ी भाई, और एक लड़का तो स्पेशल दिन भर का यही काम था उसको, तो ढूंढ के कहाँ है शादी, जहां शादी शाम को पहुंच गए वहां। अगर आज शादी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आज शादी है तो हम दिन में नहीं खाएंगे खाना, रात कम खाया जाता फिर ना। आज रात को भाई पनीर बनी, खिचड़ी 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 ज्यादा चल रहा था। अब अगर मान लो मुझे पता है आज शाम को 6 बजे मुझे पार्टी में जाना है, खिचड़ी क्यों खाऊंगा मैं दिन में ना। अजवेडो भाई ने भी यही किया, खाना ही नहीं खा रहा भाई, ऐसे ही चल रहा भूखा प्यास, क्योंकि उसे खाना था सोने के बर्तन में खाना। फिर शाम को लगभग 4 बजे के आसपास पहुंचा श्रीनगर, और श्रीनगर जाके उसने कहा कि मुझे मिलना है राजा से। राजा का नाम क्या है जी, मान शाह, श्याम शाह, हाँ, कि मुझे श्याम शाह से मिलना है भाई जी, फ्रांस से आया हूँ। अब कहाँ है सोने का बर्तन खाना वाना। तो श्रीनगर में जो भी लोग उसे मिले उन्होंने कहा भाई साहब राजा मर गया आज ही, इसी दिन बना जिस दिन ये अजवेडो श्रीनगर में पहुंचा था। तो इस अजवेडो ने श्रीनगर पहुंचते ही जब राजा श्याम शाह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया तो मर गया, और मरा भी कब, आज ही। तो उन्होंने कहा छोड़ो अब मरा मरा, खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहा खाना नहीं बनेगा आज, आज राज्य का राजा मरा है, खाना कैसे बन सकता है, आज चूल्हा नहीं जलेगा पूरे राज्य में। अजवेडो ने किताब में वही लिखा फिर, हे भगवान कहीं भी जाना वहां मत जाना, क्योंकि राज्य को खाना ही नहीं बना पूरे रात में। तो अजवेडो ने कहा जब आ ही गया और पूरी रात मुझे भूखा रहना ही है तो जरा एक बार राजा के दर्शन करवा दूं। तो उन्होंने कहा जाओ शमशान घाट। राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था, 61 चिताएं जल रही थी। अजवेडो तो लिखते रहा, राजा मरा है, 61 चिताएं जल रही है, 1 है राजा, 60 है रानी। क्या बात समझ रहे आप। परमार वंश का कोई भी इतिहासकार कभी ऐसा नहीं लिखता है कि परमार वंश में सती प्रथा थी, गलत बातें नहीं लिखते अपने बारे में। परमार वंश में सती प्रथा थी या नहीं इस भाई ने बता दिया, शुक्र करो आ गया वो, नहीं तो हम ये मान के चलते कि परमारों में तो सती प्रथा थी ही नहीं। तो परमार वंश में सती प्रथा के प्रमाण भी यही अजवेडो देता है। और अजवेडो ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा कब करी, 1631 में। 1631 में जेसुइटों का तीसरा दल श्याम शाह के दरबार की यात्रा करता है, और 31 में जो जेसुइट आया उसका नाम अजवेडो था। 2 बार तो यही आए, ओंद्रेतो और मार्कविंस। और 1631 में अजवेडो ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा करी। नीचे से एक स्टेटमेंट लिखना, अजवेडो ने ही परमार वंश में सती प्रथा के प्रथम प्रमाण प्रस्तुत करे। अजवेडो ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले परमार वंश में सती प्रथा के प्रमाण देने वाला, कि परमारों में भी सती प्रथा थी, वो व्यक्ति अजवेडो ही हुआ। अजवेडो के द्वारा सती प्रथा के प्रथम प्रमाण परमार वंश के प्रस्तुत करे गए। इसके अलावा श्याम शाह ने अपने शासनकाल में श्रीनगर में शाम शाही बाग स्थापित किया। ये भी आयोग वालों ने पूछा हुआ प्रश्न है। श्याम शाह उनका फेवरेट राजा है, उन्हें श्रीनगर में एक बगीचा लगाया, और श्रीनगर में उन्होंने जो बगीचा स्थापित किया उसका नाम था शाम शाही बाग। एक तो अजवेडो ने सती प्रथा के प्रथम प्रमाण दिए परमार वंश में, और दूसरा श्याम शाह के द्वारा श्रीनगर में शाम शाही बाग स्थापित किया गया। ठीक है, श्याम शाही बगीचा, अपने नाम पर उसने बाग स्थापित किया। राजा पुत्रहीन मरा, राजा का कोई पुत्र नहीं था। अब यहां से दिक्कत आएगी, देखो अभी आपने जो राजा पढ़ा इसका नाम क्या था, श्याम शाह। श्याम शाह से पहले कौन राजा था, और मान शाह से पहले राजा कौन था, बलभद्र शाह। श्याम शाह का पुत्र था ही नहीं, तो अब गढ़वाल में दिक्कत ये होगी राजा किसको बनाए, क्योंकि इसका तो कोई बेटा है ही नहीं, और जब इसका कोई बेटा है ही नहीं तो अब परमार वंश की राजगद्दी पर किसको बैठाए, या तो वंश ही खत्म करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा खत्म क्यों करना है, एक काम करते हैं, श्याम शाह तो अकेला भाई था, ये मर गया, बेटा कोई है नहीं, तो श्याम शाह का पिताजी कौन, इसका छोटा भाई महीपत शाह। इसका मतलब ये श्याम शाह का क्या है, चाचा। श्याम शाह के चाचा को राजा बनाया गया। इसका मतलब महीपत शाह किसका बेटा था, बलभद्र शाह का बेटा ना। तो एक पीढ़ी पीछे गए और महीपत शाह को राजा बनाया। महीपत शाह समझ रहे आप,
चाचा मतलब क्या, उम्र ही नहीं थी राजा बनने की। महिपत शाह जब राजा बना तो कहते हैं लगभग 50 साल का हो गया था, ये तो मरने की तैयारी कर रहा था। इसको अचानक बोला भाई जी आप बनेंगे राजा, किसी न किसी को तो बनाना था। तो ये भाई साहब आ गया महिपत शाह। और महिपत शाह परमार वंश के राजाओं में यही है छिद्र राजा, सबसे बड़ा छिद्र प्रकार का राजा। इसको जब राजगद्दी पर बैठाया तो इसने देखो काम क्या क्या किए, फिर कल डिटेल में पढ़ना, पर समझो आप कि जब महिपत शाह राजगद्दी पर बैठा सब बढ़िया चल रहा था, कुमाऊं और गढ़वाल की दोस्ती हो गई थी ना, सब ठीक था। दिल्ली के साथ भी हमारी बढ़िया दोस्ती थी। यहाँ देखो एक बार एक बेसिक ओवरव्यू बना लो। ये था राजा महिपत शाह, कुमाऊं का राजा त्रिमल चंद, गढ़वाल वालों ने ही तो त्रिमल चंद को गद्दी पर बैठाया। ये भाई साहब जब राजा बना ना, एक तो राजा बना था 50 साल में, राजा बनने का इंटरेस्ट पूरा वैसे ही खत्म हो गया। राजा बना, इसके में मुकुट पहनाया, इसने कहा चलो मुकुट पहनते ही चलो, कोई फंक्शन नहीं, डीजे डूजे कुछ नहीं, चलो कहाँ चलो, आक्रमण बल, इधर कर दिया आक्रमण। एक सेना भेजी जाओ तुम दापा वालों को मारो, एक को यहाँ भेज दिया। आज तक कोई भी राजा नहीं गया था सिरमौर, सिरमौर मतलब हिमाचल, कोई नहीं गया था। इसने कहा चलो, एक सेना वहां भेज दी, अपनी एक सेना को बोलो नीचे जाओ, उन्होंने कहा भाई जी नीचे तो दोस्त, उन्होंने कहा चलो, एक सेना नीचे भेज दी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था एक राजा, उसका नाम था शाहजहां, जहांगीर मर चुका था और दिल्ली का राजा था शाहजहां। शाहजहां के यहाँ पार्टी थी, बस इतना है कि इतिहास में पार्टी को शाही भोज कह देते हैं, पार्टी ना, तो इसकी यहाँ पार्टी थी। इन्हें देश विदेश के सभी राजाओं को बुलाया, आ जाओ पार्टी में। एक चिट्ठी इसको भी लिखी, सर आप भी आ जाओ। इन्हें चिट्ठी का जवाब दिखा, मैं नहीं आ रहा, सीधा मैं नहीं आ रहा। तो इसको लगा शाहजहां को कि नाराज हो गया। आपने पढ़ा है बलभद्र शाह के जमाने से राजदूत भेजते थे, तो अच्छी मतलब दोनों की भी दोस्ती थी। इन्हें चिट्ठी लिखी, आ जाओ मैं यहाँ पार्टी में, इसने मना किया। तो इसको लगा नाराज ना हो, तो इसने पूछा कि भाई क्या हुआ, नाराज क्यों हो, क्यों नहीं आओगे आप। तो महिपत शाह ने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं तेरे राज दरबार में आया तो जहाँ हम बैठेंगे वहाँ तुम्हारी कुर्सी होगी बड़ी, हमारी कुर्सी होगी नीचे, और मैं किसी के सामने झुकता नहीं। मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तू बड़ी कुर्सी पे बैठेगा और मैं निचली कुर्सी पे। फिर दिल्ली में मुगल नवाबों के साथ ये भी प्रथा थी कि जब आप मुगल दरबार में जाएं तो मुगल नवाब के पैर छूने पड़ते थे। तो उसने कहा कि भैया हमने ये भी सुना है सिजदा पाबोस की प्रथाएं चलती है, वहाँ सिजदा करना पड़ता है, मैं नहीं करूँगा। तो शाहजहां ने थोड़ा गुस्सा आएगा, भाई भारत का राजा था, तभी शाहजहां ने पत्र लिखा उसको कि ये भाई तेरे नखरे ज़्यादा नहीं हो रहे क्या, ऐसे ना कि भाई तू ज़्यादा ही नखरे कर, पूरे भारत के राजा आ रहे हैं, तू है कहाँ का राजा, श्रीनगर, इतना सा जगह का राजा, कि भाई तेरे ज़्यादा नखरे नहीं हो रहे। इन्हें चिट्ठी का जवाब लिखेगा, पिटेगा वाला इसको, सीधा सीधा लिखा उसने, भाई ज़्यादा मत बोल पिटेगा। तो यहाँ से ना शाहजहां नाराज हो गया, उसने कहा भाई तमीज़ से बात कर। इन्हें सीधा बोलो उसको, तमीज़ से क्या, मिल, आजा मिल। शाहजहां निकल गया था सेना लेके, लेकिन शाहजहां का एक सेनापति हुआ जयसिंह, उसने कहा भाई साहब इसका कॉन्फिडेंस देख रहे तुम, जिस कॉन्फिडेंस से ये आदमी बोल रहा है ना भाई साहब बहुत बड़ी बात है। तो कुछ नहीं किया इसने, सबसे गलती ये कर दी, यहाँ नहीं दुश्मनी बोलनी थी ना, ऐसे बोल दिया। दिल्ली के राजाओं के साथ जो अच्छे संबंध थे उन संबंधों को खराब किया महिपत शाह ने। अब चल खराब कर दिए थे तो निभाता भी। 1631 में राजा बना, चारों तरफ अड़ोसी, इसको इसके साथ भी कर दी लड़ाई, जिसके साथ संबंध अच्छे थे वहां भी लड़ाई कर दी। और चलो चारों तरफ संबंध खराब हुए तो निभा देता। 31 में राजा बना, 32-33 में सबको गाली दी, 34 में मर गया। यह है दिक्कत, आया रिश्ते बिगाड़े मर गया। दिक्कत की बात क्या कि जो बेटा है उसका नाम था पृथ्वीपति शाह, तो जो उसका बेटा है वो 7 साल का था, चारों तरफ रिश्ते खराब कर दिए, खुद मर गया। अब राजा किसको बनाया, इसको बनाया छोटू को। ये क्या राज्य संभालेगा आपका, है ना। तो पृथ्वीपति शाह को राजा बना दिया। और जब पृथ्वीपति शाह राजा बना तो इसने मौके का फायदा उठाया और भाई ने इतने अटैक किए ना यहाँ, और इनके अटैक सबसे खतरनाक होंगे। गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की लड़ाई हो तो क्या दिक्कत है, उनके पास भी तलवार, हमारे पास भी तलवार, तुम्हारे पास दथड़ा, हमारे पास दथड़ा, सेम है, ढूंगा ढूंगा बराबर है क्या। तलवार, दथड़ा, कुलाड़ी कुलाड़ी, बम या तोप, पहली बार देखा भाई ने, क्या चीज, क्या भाई बंदूक, इन्होंने देखी नहीं कभी। तो मुगलों के साथ युद्धों की जो नींव रखी वो इसी राजा ने रखी। राजा का नाम क्या था, चलो तो कल करते महिपत शाह को, आज इतने टॉपिक आप कर लो, चलो।